नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। दोस्तों आज हम कक्षा 9 के भूगोल चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप उसको करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें और भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में आपकी जानकारी और मजबूत हो जाए तो इस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। आप 10 मिनट देखिए, उसके बाद फर्क आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहा गया जैसा कि आप जानते हैं कहा गया है जैसा कि आप जानते हैं भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। भारत जो है वो विभिन्न स्थलाकृतियों यानी स्थलाकृतियों का क्या होता है? स्थलाकृतियों यहाँ पर सिर्फ देखिए, स्थलाकृतियों यानी कि स्थल जोड़ आकृतियों। तो विभिन्न प्रकार की भारत में आप स्थल आकृतियां देख सकते हैं। जैसे भारत में आप पठार भी देख सकते हैं, मरुस्थलीय क्षेत्र भी देख सकते हैं, पर्वतीय भाग भी देख सकते हैं। तो वही कह रहा है कि विभिन्न स्थलाकृतियां यानी कि भिन्न भिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है भारत। आप किस प्रकार के क्षेत्र में रहते हैं? आपसे पूछा गया कि आप किस प्रकार के क्षेत्र में। अगर मैं बोलना चाहूँ तो मैं मैदानी क्षेत्र में रहता हूँ, उत्तर के। तो मैं मैदानी क्षेत्र में रहता हूँ, तो वही कहते हैं कि यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ यहाँ तक यहाँ दूर तक फैले विशाल मैदानों को से परिचित होंगे। अगर उत्तर में जो है, भारत के उत्तर में जो है वो मैदानी क्षेत्र है, मैं जहाँ रहता हूँ वो मैदानी क्षेत्र है, तो मुझे यहाँ के मैदानी क्षेत्रों के बारे में जानकारी होगी कि यहाँ बहुत ही दूर दूर तक मैदान फैले हुए हैं। तो वही कह रहा है कि यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे। और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, और कहा गया यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, यानी कि पर्वतीय क्षेत्र आपको समझ में नहीं है। पर्वतीय क्षेत्र यानी कि जहाँ पठार हो, यानी कि जमीन समतल ना हो, कहीं ऊंचा हो कहीं नीचा हो, बड़े बड़े पर्वत हो, तो वो होता है पर्वतीय क्षेत्र। तो यदि आप पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं, तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में जो है वो हमारा देश हर प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। कहा गया वास्तव में जो है हमारे देश में हर तरह की भू आकृतियां पाई जाती है। हर जैसे हमारे देश में पर्वत भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं, मरुस्थल भी है, पठार भी है और द्वीप समूह भी है। द्वीप समूह आपको नहीं आया समझ में? जो चारों ओर से पानी से ढका हो उसे कहते हैं द्वीप समूह। छोटी सी जैसे टापू हमारा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, तो ये एक द्वीप समूह है। अब कहा गया है कि भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। जो भारत की भूमि है, जो भारत की जमीन है, वो बहुत ही अधिक भौतिक विभिन्नताओं यानी कि जो स्वरूप है उसका आकार है, ऐसे बहुत ही अधिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। कौन? भारत की भूमि। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर एक शब्द है प्रायद्वीपीय पठार, उसको हम बता दें वो क्या होता है। तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय पठार वो होता है जो तीनों ओर से पानी से घिरा हो। जैसे आप अगर देखें तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में जो है वो बंगाल की खाड़ी है, और जो हमारे पूरब में पूरब में बंगाल की खाड़ी है, और पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो अरब सागर है। तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। जो भूगर्भीय तौर पर जो प्रायद्वीपीय पठार है वो पृथ्वी की सतह का बहुत ही प्राचीनतम यानी कि बहुत ही पुराना भाग है। इसमें इससे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, इसे जो भूमि का है बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है, यानी कि इसमें कंपन आपको नहीं देखा जाता है जल्द ही में। परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। परंतु जो हाल में भूकंप आए हैं उसने इसे गलत साबित कर दिया, इस नियम को गलत साबित कर दिया। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी स्थलाकृतियां हैं। और जो हिमालय और एवं उत्तरी मैदान जो है भारत का, वो भी हाल में ही बनी है। हाल में यानी कि 1-2 साल या फिर 100 साल पहले नहीं। हाल का अर्थ यहाँ पर अर्थ है कि कुछ लाख साल पहले, यानी कि नवीन यानी कि नई ही है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल में बनी। हिमालय को नवीन बलित पर्वत भी कहते हैं क्योंकि वो जो है वो अभी हाल में ही बनी है। तो उत्तरी मैदान में बनी स्थलाकृतियां हैं। भूगर्भ वैज्ञानिक के अनुसार जो भूगर्भ वैज्ञानिक क्या होता है? यहाँ पर एक शब्द है भूगर्भ वैज्ञानिक, जो भूमि पर शोध करते हैं, जो भूमि के गर्भ यानी कि भूमि के अंदर, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो भौगोलिक स्थिति पर शोध करते हैं तो उसे भूगर्भ वैज्ञानिक कहते हैं। तो इनके अनुसार
हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, यानी कि भूगर्भ वैज्ञानिकों का मानना है कि हिमालय पर्वत जो है एक अस्थिर, यानी कि वो स्थिर भाग नहीं है। यानी कि स्थिर भाग का अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे वो अभी हिमालय पर्वत जितना बड़ा है उसकी लंबाई उतना ही नहीं रहेगा, वो अस्थिर है, उसकी लंबाई और बढ़ेगी, चौड़ाई और बढ़ेगी। तो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थल कृति को दर्शाती है। और जो हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला क्या है, तो पर्वतों की संख्या, पर्वतों की श्रृंखला को ही पर्वत श्रृंखला कहते हैं। तो पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति है, एक यानी कि नई स्थल कृति है, यानी कि स्थल का आकार है जो हिमालय की श्रृंखला है को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर, हिमालय की श्रृंखला में आपको ऊंचे शिखर दिख जाएंगे, गहरी घाटियां दिख जाएगी, तेज बहने वाली नदियां भी आपको दिख जाएगी। ये देखिए, ये हमारे पास हिमालय दिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है, ये जैसा कि आप देखिए, ये काराकोरम है, ये ऊपर जो इस क्षेत्र में जो है, यहाँ पर जो है, ये सब हिमालय का क्षेत्र है। ये हिमालय, ये जो है, ये हमारी शिवालिक घाटी दर्शाया गया है। ये सुलेमान श्रेणी है। तो ये देखिए, ये मानसरोवर झील है। तो एवरेस्ट और कंचनजंगा, ये देखिए, ये हमारी जो भारत की सबसे बड़ी जंगा है, सबसे बड़ी पर्वत है, वो कंचनजंगा है। ये देखिए यहाँ पे है, बिल्कुल। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। कहा गया है उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेप से बनी है। कहा गया है कि जो उत्तरी मैदान है, उत्तरी मैदान जो है, जैसे उत्तरी मैदान में हमारा बिहार, उत्तर प्रदेश आदि आ जाता है, तो ये जो है जलोढ़ निक्षेप से बनी है। जो जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, आपको पहले ये बता दें कि जब बाढ़ आती है, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी जो परपटी होती है, उसकी जो सबसे ऊपरी मिट्टी होती है, उस वो जो जो बाढ़ द्वारा निक्षेप, बाढ़ जैसे आती है तो वो अपने साथ बहुत सारी मिट्टी को भी बहा के ले चली जाती है। तो वो जो महीन सी परत जो होती है मिट्टी की, वो जो है वही जलोढ़ है। तो उत्तरी मैदान जो है इसी जलोढ़ से बना हुआ है। प्रायद्वीपीय पठार, जो प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार हमने बताया अभी आपको कि जो तीन ओर से पानी से घिरा हो। तो प्रायद्वीपीय पठार जो है आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बनी है। और जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आग्नेय शैल तथा रूपांतरित शैलों से, शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चोटियों से बनी हुई है। पठार का अर्थ क्या होता है, आप पहले ये समझ लिए। पठार का अर्थ ही होता है कि ऊबड़ खाबड़ जमीन, यानी कि कहीं पर जमीन ऊंची हो, कहीं नीची हो, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि पहाड़ियाँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, उनका आकार छोटा होता है। तो वही जो है, ये जो है, जो प्रायद्वीपीय पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार हम किधर, जो हमारे कह सकते हैं जो निचला क्षेत्र है हमारा, जो हिंद महासागर, तो इन सब की तरफ घाटियां हैं, तो इसी को हम प्रायद्वीपीय पठार कहते हैं। तो ये जो है आग्नेय शैल के तीन प्रकार होते हैं, आप याद रखिएगा। आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित। तो अवसादी तो इसमें नहीं है, इसमें कहा गया कि प्रायद्वीपीय पठार जो है सिर्फ आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बनी है। अब आगे दर्शाया कि मुख्य भौगोलिक वितरण, मुख्य भौगोलिक वितरण, यानी कि हमारी जो पृथ्वी, हमारे जो भारत है उसमें जो है भूगोल, यानी कि जो स्थल है उसके आधार पे उसका वितरण किया गया है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, पहला है भारत के भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला हिमालय पर्वत श्रृंखला, पहला है हिमालय पर्वत श्रृंखला, हिमालय पर्वत श्रृंखला। जो हिमालय की पर्वत है उसकी श्रृंखला को हम पहले, दूसरे हम उत्तरी मैदान, दूसरा हम उत्तरी मैदान में बांट सकते हैं इसको। तीसरा प्रायद्वीपीय पठार में हम भारत की भूमि को बांट सकते हैं, भारतीय मरुस्थल के रूप में भी बांट सकते हैं। तटीय मैदान, तटीय मैदान यानी कि जो कि हमारा तट है, जो कि हमारा समुद्री रेखा है, उसे तटीय मैदान कहते हैं। वहाँ आसपास के मैदान को हम तटीय मैदान कहते हैं। और द्वीप समूह में भी बांट सकते हैं, जो भारत की भूमि है उसको द्वीप समूह में भी हम बांट सकते हैं। अब हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत क्या है। भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत श्रृंखला है। जो भारत की उत्तरी सीमा है, जो भारत की उत्तर में जो कहते हैं हिमालय पर्वत है, वो विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा, वो जो हिमालय है वो भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से बलित पर्वत, यानी कि नई पर्वत श्रृंखला है।
जो हिमालय है वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, वो एक नई पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो पश्चिम पूर्व में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। कौन सा? ये हिमालय पर्वत रेखा। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, और जो हिमालय है वो विश्व की जो है सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय क्या है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? हिमालय। और अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। अत्यधिक जो है असम यानी कि एक बहुत ही विभिन्न प्रकार की, असम का अर्थ यहाँ पर यही है कि बहुत ही विभिन्न प्रकार की अवरोध यानी कि रुकावटों में से एक है। ये 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला, जो हिमालय है वो 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है। ये याद रखिएगा कि जो हिमालय है वो 2400 किलोमीटर की लंबाई तक फैले एक एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। और ये जो है सिर्फ 24 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर, जो हिमालय की चौड़ाई है वो कश्मीर में कितनी है? 400 किलोमीटर। अरुणाचल में 150 किलोमीटर। पश्चिम भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। और जो हिमालय है उसमें पश्चिम भाग की अपेक्षा जो है पूर्वी भाग में जो है अत्यधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के एक साथ हिमालय की को 3 भागों में बांट सकते हैं। आप जो है पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को जो 3 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से हिमालय को 3 भागों में बांट सकते हैं। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियां पाई जाती है। और जो इन श्रृंखलाओं के बीच है वो बहुत ही अधिक संख्या में जो है वो घाटियां पाई जाती है। यानी कि घाटी किसे कहेंगे? घाटी भी हम कह सकते हैं कि वो भी एक तरह की जो पर्वतें होती हैं, कहीं गड्ढे हो कहीं पर ऊंचा हो, तो इसी को हम घाटी कहते हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय कहते हैं। और जो सबसे हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला है उसको क्या कहते हैं? महान या आंतरिक हिमालय, या हिमाद्री के नाम से भी उसे जानते हैं। याद रखिएगा कि जो सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को क्या कहते हैं? महान या आंतरिक हिमालय, या फिर आप हिमाद्री याद रख सकते हैं। यह सबसे सतत श्रृंखला है। ये जो है सबसे सतत श्रृंखला है जिसमें 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है। जिसमें क्या है? 6000 मीटर की औसत ऊंचाई है इसकी। किसकी? हिमालय की औसत हम बात कर सकते हैं। जो सबसे उत्तरी भाग का जो हिमाद्री है, इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। यहाँ पर जो हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं उसको देख सकते हैं। पहला है माउंट एवरेस्ट, शिखर का नाम है माउंट एवरेस्ट। हिमालय की सबसे ऊंची शिखर यही है माउंट एवरेस्ट, जो कि कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ जाता है। और इसकी ऊंचाई क्या है ये याद रखने वाला बिल्कुल ये आ सकता है, 8848 मीटर है इसकी ऊंचाई। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 है, और ये नेपाल के हिस्से में आता है। कंचनजुंगा दूसरा सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है हिमालय का? कंचनजुंगा। याद रखिएगा कि ये जो हिमालय है, कहते हैं ना दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट हम बोल देते हैं। तो जो माउंट एवरेस्ट है, हिमालय जो है बहुत सारे पर्वत शिखर एक से एक मिले हुए हैं, वो उन सभी को हिमालय कहते हैं। लेकिन उसमें से हम ये पढ़े कि ऊंची ऊंची श्रृंखला कौन सी है। यानी कि अगर हमने 10 पेन को एक साथ ले लिया तो वो एक डिब्बा, एक पेन का पूरा बॉक्स कहला जाएगा। लेकिन उसमें से जो एक सबसे पूछेंगे, सबसे अगर सभी पेन की लंबाई अलग अलग है तो हम पूछेंगे सबसे बड़ी पेन, तो हम एक पेन को निकाल कहेंगे कि ये सबसे बड़ी पेन है। तो उसी प्रकार जो है ये पूरे जितने भी शिखर है ये सभी हिमालय के शिखर है। लेकिन सबसे ऊंचे शिखर की यहाँ पे बात हो रही है, तो पहला में तो माउंट एवरेस्ट है जिसका ऊंचाई है 8848। दूसरा में कंचनजुंगा जो भारत में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8598। 8598। तीसरा है माकुल जो कि नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8481। चौथा है धौलागिरी। चौथा क्या है? धौलागिरी जो कि नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई कितना है? 8172। 8172। अब है पांचवा है नंगा पर्वत, जिसकी ऊंचाई क्या है? जिसकी ऊंचाई है, नंगा पर्वत भारत में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8126। छठा है अन्नपूर्णा नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 8078। सातवां है
नंदा देवी भारत में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 7,817। उसके बाद है कामेट, उसकी वो भी भारत में पड़ता है, इसकी ऊंचाई है 7,756। और फिर नामचा बलुआ है, उसका ऊंचाई है, वो भी भारत में पड़ता है, उसका ऊंचाई है 7,756। इन दोनों की ऊंचाई एक है। कामेट का भी ऊंचाई और नामचा बरुआ का भी ऊंचाई एक है, और दोनों भारत में पड़ते हैं। और सबसे लास्ट का है गुरुला मंधाता, जो कि नेपाल में पड़ता है, इसकी ऊंचाई क्या है 7,728। अब कहा कि महान हिमालय के विलय की प्रकृति असमित है। असमित, यहाँ पर शायद असीमित होगा, लेकिन यहाँ पर असमित लिखा गया है। तो है कि महान हिमालय जो है उसके वलय की प्रकृति असीमित है। हिमालय के इस भाग को क्रोड ग्रेनाइट का बना हुआ है। जो हिमालय का जो ये भाग है, वलय जो है, वो क्रोड या ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ये जो श्रृंखला है, ये जो पार्ट है, ये हिमालय का जो ये हिस्सा है, वो हमेशा बर्फ से ढकी रहती है, तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। आपको यहाँ पर एक शब्द है हिमानिया, तो हिमानियों के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब है महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमानियों तथा दर्रों के नाम। महान हिमालय में पाए जाने वाले हिमानियों तथा दर्रों के नाम है भारत उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित है। ये एक आपको ज्ञात करना है। अब हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। जो हिमाद्री के जो दक्षिण में, हमने क्या पढ़ा था पीछे, हमने पढ़ा था कि जो हिमालय का जो सबसे उत्तरी भाग में है, उसको महान हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से जानते हैं, जिसमें औसतन 6,000 मीटर ऊंची जो घाटियां हैं। अब उसी के बारे में बता रहा है कि हिमाद्री की जो दक्षिण, अब हम पढ़े हिमाद्री के जो दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, सबसे अधिक असम है, यानी कि सबसे अधिक जटिल है, एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। ये जो श्रृंखला है, उसको हम हिमाचल या फिर निम्न हिमालय के नाम से जानते हैं। इन श्रृंखला का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैलों से हुआ। ये श्रृंखला का निर्माण कैसे हुआ? बहुत ही ज्यादा जो है शैलों में परिवर्तन आया, और संपीड़ित, यानी कि संपीड़ित एक तरह से कह सकते हैं, वो धीरे धीरे गलते गए, संपीड़न उनका होता गया, सटते गए, तभी इन शैलों का निर्माण हुआ। इसकी ऊंचाई 3,700 मीटर से 4,500 मीटर के बीच तथा औसत चौड़ाई 50 किलोमीटर है। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। जबकि जो पीर पंजाल श्रृंखला है, वो क्या है, सबसे लंबी तथा सबसे बड़ी श्रृंखला, महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है, और धौलधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित है। जो हम कुल्लू की बात हमेशा करते रहते हैं ना, तो वो धौलधर एवं महाभारत श्रृंखला में ही है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के लिए जाना जाता है। ये जो क्षेत्र है, उससे हम पहाड़ी नगरों के लिए जानते हैं। अब हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। और जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला, हमने अभी ऊपर मैप में देखा, जो वहां पर एक ब्राउन ब्राउन सा एक दिखाया गया था, वो जो है वही शिवालिक है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहते हैं? शिवालिक श्रृंखला कहते हैं, कहा जाता है। इनकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर, इनकी जो शिवालिक की जो चौड़ाई है, वो 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई जो है 900 से 1,000 मीटर के बीच है। ये श्रृंखलाएं उत्तर में स्थित है। ये जो श्रृंखलाएं हैं, वो उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई है। मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई है, असंपीड़ित अवसादों से बनी है। असंपीड़ित यानी कि जो असंपीड़ित अवसाद है, उससे बनी है। ये घाटियां बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। ये जो शिवालिक घाटी जो है, ये बजरी बजरी या तथा जलोढ़, बजरी यानी कि जो जो कंकड़ कंकड़ सा होता है, उसे हम बजरी कहते हैं, तो तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। और अगर आपसे पूछा गया कि दून किसे कहते हैं, तो निम्न हिमाचल तथा शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटी को है, उसी को जो है दून कहते हैं। दोनों के बीच में जो घाटियां हैं, उन्हीं को दून के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रसिद्ध दून है, देहरादून, कोटली दून एवं पाटली दून। ये देखिए, यहाँ पर मैप में दिखाया गया है। ये देखिए, ये जो है वो है शिवालिक श्रेणी।
ये जो हमें यहाँ से यहाँ तक जो दिख रहा है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? शिवालिक श्रेणी हमारी यही है। ये जो आपको दिख रहा है ब्राउन कलर का बना हुआ, तो वही है हमारा शिवालिक श्रेणी। अब देखिए पूर्वी घाट। पूर्वी घाट क्या है? पूर्वी घाट ये देखिए, पश्चिमी घाट ये देखिए, पश्चिमी घाट में देखिए कोकन, पूर्वी घाट में हमारा कोरोमंडल तट। अब आगे पढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है कि इस उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त जो ये हमारा उत्तर उत्तर दक्षिण है, इसके अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। हिमालय को जो है वो पश्चिम से पूर्व तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। इस वर्गीकरण को नदी घाटियों और सीमाओं के आधार पर किया गया है। ये जो वर्गीकरण है, इसको जो बांटा गया है, किस आधार पर बांटा गया है? तो इसको पहला तो है नदी के आधार पर बांटा गया है, नदियों के आधार पर, घाटियों के आधार पर तथा सीमाओं के आधार पर भी इसको बांटा गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलुज नदी है और सिंधु नदी है, जो इसके बीच का जो हिमालय क्षेत्र है, उसको पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे, जो पश्चिम से पूर्व तक है, उसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। कहाँ से कहाँ तक? पश्चिम से पूर्व तक। पूर्व तक जो है उसको किससे जाना जाता है? हिमालय, हिमाचल हिमालय या फिर कश्मीर के नाम से। अब है सतलुज तथा काली नदियों के बीच, जो सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। जो सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय है, उसको किसके नाम से जाना जाता है? कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी के काली तथा तीस्ता नदियों नेपाल हिमाचल के नाम एवं तीस्ता तथा दिहांग नदियों असम हिमालय का समीकांक करती है, सीमांकन करती है। सीमांकन यानी कि सीमा का एक तरह से आंकन करती है। इसी के द्वारा सीमा का पता चलता है। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। इसमें कहा गया कि हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता कीजिए। ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। जो ब्रह्मपुत्र नदी है, वो हिमालय की जो है सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। दिहांग महाखंडक गार्ज जिसको बोलते हैं, तो इसके बाद जो है हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा, जो भारत की पूर्वी सीमा है, सीमा के अब पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। इन्हें पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां तथा पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियां उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है। ये जो पहाड़ियां हैं, कौन सी? पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां जो है, ये उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती है तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो कि अवसादी शैल हैं, से बनी होती है। ये घने जंगलों से ढकी होती है। ये जो है, जो पूर्वांचल है, वो घने जंगलों से ढकी होती है। अधिकतर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैल जाती है। और अधिकतर जो है वो समानांतर श्रृंखलाएं, यानी कि एक जैसी श्रृंखलाएं, समान दूरी पर समानांतर श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैल जाती है। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल हैं। और पूर्वांचल में जो है वो नागा, पटकाई, मिजो तथा मणिपुर पहाड़ियां शामिल है। उत्तरी मैदान। अब हम चर्चा करेंगे उत्तरी मैदान के बारे में। उत्तरी मैदान क्या है? तो उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों, जिसका नाम है सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियां से बना है। जो उत्तरी मैदान का जो निर्माण हुआ, हमने पढ़ा पहले कि उत्तरी मैदान का निर्माण जलोढ़ मिट्टी के द्वारा हुआ। तो इसका जो निर्माण है, उत्तरी मैदान तीन प्रमुख नदी प्रणालियों सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों से बना है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। हमने आगे पढ़ा था कि ये जो मैदान है वो जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद, जो लाखों वर्षों है, वहाँ जो है लाखों हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन से जलोढ़ का निक्षेप हुआ। बहुत बड़े बेसिन को द्रोणी कहते हैं, जहाँ से जलोढ़ का निक्षेप हुआ हुआ
जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। इस मैदान उपजाऊ का निर्माण भी इसी से हुआ। किससे? आपको अगर पूछ लाए कि उत्तर के मैदानों का निर्माण किससे होता है, तो उत्तर के मैदानों का निर्माण हिमालय द्वारा लाई गई जलोढ़ मृदा से हुआ, जो कि लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिन में जलोढ़ का निक्षेप हुआ। यानी कि निक्षेप का अर्थ कह सकते हैं कि अपरदन हुआ, यानी कि उसका टूटना, एक तरह से कह सकते हैं उसका टूट के वो उत्तरी मैदान में आ गिरा नदियों के द्वारा। तो इसी से जो है इसका निर्माण हुआ, उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। जो उत्तरी मैदान है इसका विस्तार कितना है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र पर है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर एवं 240 से 2400 किलोमीटर लंबा एवं 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। कौन सा? उत्तरी मैदान। यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है, जो हमारा उत्तरी मैदान है, वो वहाँ जनसंख्या सघन यानी कि बहुत ही अधिक है। समृद्ध मृदा, यहाँ की मृदा समृद्ध है। आवरण, पर्याप्त पानी भी यहाँ है उत्तरी मैदान में। जो प्राप्त पानी है की उपलब्धता एवं अनुकूल जलवायु के कारण कृषि की दृष्टि से यह भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र है। भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? उत्तरी हिमालय। उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियों उत्तरी पर्वतों से जो है आने वाली नदियां निक्षेपण का कार्य में लगी है। जो उत्तरी मैदान से नदियां आती है वो सिर्फ एक दिन में यही हिमालय उत्तरी मैदान का निर्माण नहीं हुआ। ये हम अगर नदी आ रही है तो अपने साथ वो हिमालय के जो बेसिन है, जो द्रोणी है, उससे जो है जलोढ़ का निक्षेप करते हुए आ रही है, जिससे ये जो है बन रही है। तो वही कह रहा है कि नदी जो उत्तरी मैदान से आने वाली नदियां हैं निक्षेपण कार्य में लगी है, अभी भी लगी है। ब्रह्मपुत्र द्वारा लाई जाती है, आदि नदियों द्वारा। तो नदी के निचले भागों में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। और जब ऊपर से हिमालय से नदी की बहाव बहुत तेज होता है, क्योंकि हिमालय ऊंचा है और नीचे पानी आती है तो उसका बहाव बहुत ही तेज होता है। लेकिन जब नीचे आ जाती है तो उसका जो है ढलान कम हो जाता है, जिससे उसका जो है बहाव वो कम हो जाता है, गति कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी द्वीप समूह का निर्माण किया। जिसके परिणाम स्वरूप जो ना नदियां होती है वो द्वीप समूह का निर्माण करती है। यानी कि जो नदियां हैं वो जब उसका अधिक कम हो जाता है तो वो एक द्वीप को चारों ओर फैल जाती है, जिससे द्वीप समूह का निर्माण होता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे कहा गया कि नदियां अपने निचले भाग में जो नदियां हैं अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराएं बढ़ जाती है। गाद यानी कि वही कहा गया है, गाद यानी कि वो जो अपने साथ निक्षेप मिट्टी और भी बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थों को जो लाती है, वो जब हिमालय से ऊपर से जब नीचे आता है तो वो इकट्ठी हो जाती है, जिसके कारण जो नदी की ढलानें कम हो जाती है और वो भिन्न भिन्न जो कहते हैं बहुत सारी धाराओं में बट जाती है। इन धाराओं को वितरिकाएं कहा जाता है। वितरिकाएं किसे कहा जाता है? तो नदियां जब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वितरिकाएं किसे कहा जाता है, तो सिंपल सी नदियां जब हिमालय से, आप सिंपल से अगर लैंग्वेज में लिखे तो लिखेंगे कि नदियां जब हिमालय से नीचे आती है तो गाद के कारण उसमें भिन्न भिन्न बहुत सारी धाराओं में बट जाती है। इस धाराओं को वितरिकाएं कहते हैं। यहाँ पर एक शब्द था दोआब का अर्थ क्या है? दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदियों के बीच के जो भाग हैं उसको दोआब कहते हैं। दो शब्दों से जो दोआब है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आब। दो तथा आब। पानी इस प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। इसी प्रकार जो पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना। पंच का अर्थ है पांच तथा आब का अर्थ है पानी। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं पांच नदियों का शहर को पंजाब कहते हैं। उत्तरी मैदान को मोटे तौर पर तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है। अब जो उत्तरी मैदान है उसको भी तीन उपवर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब, तो उत्तरी मैदान का जो पश्चिम भाग है उसको पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है। और जो सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा जो उत्तरी मैदान का ये भाग बनाया गया था, जिसको हम पंजाब ही के नाम से जानते हैं, तो उसका जो जब हमारा भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय इसका बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में चला गया था। और ये जो भाग है बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां झेलम, चेनाब,
रावी, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? झेलम। सहायक नदी किससे कहते हैं? यानी कि जो बट जाते हैं, जैसे कि जब नीचे आती है सिंधु नदी तो वो विभिन्न धाराओं में बट जाती है, तो उसी को कहते हैं सहायक नदियां। तो झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है। जो उत्तरी मैदान का ये भाग है, वहाँ जो दो नदियों के बीच का जो स्थान होता है उसको दोआब कहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार की दोआबों का संख्या बहुत अधिक है। गंगा के मैदान का विस्तार घग्गर तथा तीस्ता नदी के बीच है। और जो गंगा के मैदान का विस्तार है वो किसके किसके बीच में है? घग्गर तथा तीस्ता नदियों के बीच में है। यह उत्तरी मैदान के राज्य हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तथा पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पश्चिम, विशेषकर असम में स्थित है। जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है इसके पश्चिम, विशेषकर ये असम में स्थित है। उत्तरी मैदान की व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों पर किया जाता है। जो उत्तरी मैदान है उसकी व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चावचों, इसके ही आधार पर किया जाता है कि उच्चावचों के बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है, की जाती है। यह सही है नहीं है। इस विस्तृत मैदानों की भौगोलिक आकृतियों में से भी विविधता है। ये जो विस्तृत, ये जो फैला हुआ मैदान है उसकी भौगोलिक आकृतियों में भी विविधता है। आकृति भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदान को 4 भागों में बांटा गया है। अब है कि जो उत्तरी मैदान है उसको आकृति के विभिन्नता पे भी 4 भागों में बांट दिया गया है। पहला, नदियां पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी गुटिका के निक्षेपण करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है। इस पट्टी के दक्षिण में ये सरिताएं नदियां पुनः निकल आती है एवं नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे तराई कहते हैं। यह वन प्राणियों से भरा हुआ है। जो तराई क्षेत्र है वो वन प्राणियों से भरा और घने जंगलों का क्षेत्र है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काट दिया गया। किस जंगल को? तराई काट दिया गया। अब है आगे जा चुका है। इस क्षेत्र के दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात की जाए। इसी क्षेत्र जो है, जो तराई क्षेत्र है उसमें ही दुधवा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति है, जिसको आपको ज्ञात करना है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ का बना हुआ है। जो उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग है वो पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है। वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। ये जो है नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है तथा वेदिका जैसी आकृति प्रदर्शित करते हैं। इस भाग को भांगर कहा जाता है। ये जो भाग है उसको भांगर कहा जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। ये जो क्षेत्र है उसकी मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी हम कहते हैं। बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेप को खादर कहा जाता है। जो बाढ़ वाले जो क्षेत्र है उसमें नए तथा युवा जो निक्षेप है, जो नया नया जो मिट्टी आता है तो उसको हम कहते हैं खादर। इसे लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है। अब बाढ़ तो प्रत्येक वर्ष बाढ़ वाले इलाके में आता है, तो यही कहा गया कि ये जो है खादर मिट्टी जो है इसका प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं। और इसीलिए जो ये मिट्टी है जहाँ बाढ़ आती है वहाँ की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है तथा गहन खेती के लिए आदर्श होती है। जहाँ तक गहन खेती यानी कि बहुत ही ज्यादा जो जमीन पर जो खेती कहते हैं उसको गहन खेती कहते हैं, तो उसके लिए आदर्श है ये। प्रायद्वीपीय पठार, अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है। प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अपवाह के कारण बना है। ये क्यों बना है? गोंडवाना भूमि को टूटने एवं अपवाह के कारण बना है तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यही कारण है कि जो प्रायद्वीपीय पठार है, हमने पीछे पढ़ा कि ये प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। पहले जो था हमारा जो एशिया था और अफ्रीका था, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य अमेरिका, वो भी गोंडवाना भूमि के भाग हुआ करते थे, लेकिन गोंडवाना भूमि टूट गई जिससे ये सब बट गए। और ये जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय पठार जो है ये भी इन्हीं का हिस्सा है, इसीलिए इसको प्राचीनतम जो कहते हैं प्राचीनतम
स्थलाकृति के रूप में कहते हैं, भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। कौन से भाग में? प्रायद्वीपीय पठार में। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा की नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा के पठार से अधिकतर भागों में फैला है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिम में अरावली सीघी है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाते हैं। इस क्षेत्र से बहने वाली नदियां कौन कौन सी है? चंबल नदी, सिंधु नदी, बेतवा नदी तथा केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। ये जो नदियां हैं वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर की तरफ बहती है। इस प्रकार वे इस क्षेत्र, ये देखिए यहाँ पर एक प्रायद्वीपीय पठार है, क्षेत्र के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। जो मध्य उच्च भूमि है वो पश्चिम में चौड़ी है लेकिन उत्तर में संकीर्ण है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड तथा बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी तथा द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर की पहाड़ियां तथा मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार हैं। इस भारत के भौगोलिक मानचित्र पर इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात कीजिए। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिससे स्थानीय रूप से मेघालय एवं कार्बी एंगलोंग पठार तथा उत्तर कचरा पहाड़ के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया, यानी कि एक जो दुर्घटना है, भ्रंश यानी कि अपरदन के द्वारा जो है छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया। और पश्चिम से पूर्व की ओर तीन महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी तथा जयंतीय है। दक्षिण के पठार के पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट पश्चिमी तट के समानांतर स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में हाल घाट, भोर घाट तथा पाल घाट की स्थिति ज्ञात करें। ये आपको काम है। पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। जो पश्चिम घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं और पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट में 900 से 1600 मीटर है औसत ऊंचाई। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है। जो पूर्वी घाट का विस्तार है और जो है पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है, ये अनियमित है। ये एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में इनको काट दिया जाता है। पश्चिमी घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। यह वर्षा घाट के पश्चिम ढाल पर आर्द्र हवा के टकराए ऊपर उठने के कारण होती है। ये घाट को विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। इस भाग को शिखर ऊंचे हैं, जैसे अनाईमुडी जिसका ऊंचाई है 2695 मीटर तथा डोडा बेटा जिसका ऊंचाई है 2633 मीटर। और पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई है 1500 मीटर। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में सेवाराय तथा जावेरी की पहाड़ियां हैं। अब है उडगमंडलम। उडगमंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति मानचित्र में ज्ञात कीजिए। यहाँ पर नाम है उडगमंडलम और कोडई कनाल। तो इससे कंफ्यूजन, ये पहाड़ियों के नाम है, ये पहाड़ों के नाम है। कहा गया उडगमंडल को तो हम ऊटी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ये काम दिया गया है कि आप इसे मैप में खोजें। अब प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएं अब हम पढ़ेंगे। हमने बहुत बार देखा प्रायद्वीपीय पठार लिखे हुए थे, तो अब हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे कि होता क्या। तो जो प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है। जो प्रायद्वीपीय पठार है उसकी एक विशेषता है, यहाँ जो प्रायद्वीपीय पठार है वहाँ काली मृदा पाई जाती है, जिसे दक्कन ट्रैप भी कहा जाता है और जिसे दक्कन ट्रैप भी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई। जो दक्कन ट्रैप है यानी कि जो काली मृदा है उसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है।
इसलिए इसके सेल आग्नेय है। इसलिए इसके सेल आग्नेय है। इससे हमें देखिए, इससे हमें ये पता चला कि एक तो जो काली मिट्टी है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, ज्वालामुखी। दूसरा, जो ज्वालामुखी जो पत्थर बनते हैं उसको कौन से पत्थर कहते हैं, आग्नेय। आप बहुत सारे बार आग्नेय, औपसारी और कायांतरित का आया है। तो हमें एक तो पता चल गया कि आग्नेय जो होता है वो ज्वालामुखी से बनता है। वास्तव में इन सेलों के समय के साथ अपरदन हुआ। अब वास्तव में जो ये सेल हैं, समय के साथ साथ इनका धीरे धीरे अपरदन होता गया। अपरदन एक तरह से कह सकते हैं कि सेलों का, जैसे जो हम जल के द्वारा अपरदन का मतलब यानी कि उसकी जो है एक तरह से जैसे मिट्टी का अपरदन होना। तो मिट्टी की जो भाग है, उपरिभाग उसका, जैसे कभी बारिश के द्वारा या फिर वायु के द्वारा उसके जो सतह को जो उड़ा के, तो उसका उसे ही अपरदन कहते हैं। जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है, और जिनसे जो जो आग्नेय चट्टानों का जो अपरदन हुआ है उसी से काली मृदा का निर्माण हुआ है। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित है। ये जो बहुत अधिक अपरदित है, यानी कि ये जो है बहुत ज़्यादा अपरदित है। एवं खंडित पहाड़ियाँ, एवं खंडित यानी कि टूटी पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैले। और ये जो है ये गुजरात से लेके दिल्ली तक दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा में फैली हुई है। भारतीय मरुस्थल, अब हम बात करेंगे भारतीय मरुस्थल की। तो अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। जो अरावली पहाड़ी है उसके पश्चिम किनारे पर जो है वो थार का मरुस्थल, यानी कि हमारे जो राजस्थान के बाहर जो मरुस्थल उसको हम थार के मरुस्थल कहते हैं। आपको क्वेश्चन भी आता है कि भारत में उपस्थित मरुस्थल के नाम लिखो, भारत के महत्वपूर्ण। तो थार मरुस्थल भारत में पाया जाता है। यह बालू के टिब्बों से ढका एक तरंगिणी मैदान है। ये जो है बालू के टिब्बों यानी कि बालू के छोटे छोटे टीले से ढका एक तरंगिणी मैदान है। यानी कि इसमें एक तरंग तरंग रहती है हमेशा। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। ये जो क्षेत्र है वहाँ प्रति वर्ष जो है 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है। ये जो शुष्क यानी कि बहुत ही जो सूखा हुआ जलवायु यानी कि बहुत ही कड़े जलवायु, उसमें नर्मदा आर्द्रता बिल्कुल नहीं पाई जाती है, तो उसे शुष्क कहते हैं। यानी कि सूखी हुई जलवायु वाले क्षेत्र में बहुत ही कम वनस्पतियाँ होती है, यानी कि बहुत ही कम पेड़ पौधे होते हैं। वनस्पति उसी को कहते हैं जो खुद उग जाती है, पेड़ पौधे उसको वनस्पति कहते हैं। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखाई देती है, और जो वर्षा ऋतु है उसी में कुछ सरिताएं यानी कि नदियाँ दिखाई देती है छोटी छोटी, या उसके बाद वे बालू में ही विलीन हो जाती है। उसके नदियाँ नहीं कह सकते, सरिताओं को जो है हम नदियाँ नहीं कह सकते। कहीं कहीं पर आप देखेंगे कि छोटी सी तालाब रहती है, तो वर्षा ऋतु में ही ये दिखाई देती है वहाँ पर, और उसके बाद तो जो है वो बालू में ही विलीन हो जाती है। वर्षा ऋतु जब तक रहती है ठीक है, लेकिन उसके बाद जब शुष्क ऋतु, गर्म ऋतु आती है तो वो बालू में ही विलीन हो जाती है। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं विलीन हो जाना, यानी कि गायब हो जाना। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाते, और जो छोटी छोटी जो सरिताएं यानी कि तालाब बनती है, तो वो एक तो बालू के टीले से थोड़ी बहुत वो नदी की तरह धार ले लेती है, लेकिन पर्याप्त जल नहीं मिल पाता है उनको, इसलिए वो समुद्र तक नहीं जा पाती है। एक नदी का बिल्कुल बहुत बड़ी नदी का निर्माण वो नहीं कर पाती है, तो वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। अगर जो थार क्षेत्र है, मरुस्थल क्षेत्र है, उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो सिर्फ लूनी है। बरकान, बरकान क्या है, अर्धचंद्राकार बालू का टीला। आपने कई बार देखा होगा फिल्मों में कि जो बालू का टीला है बहुत ही गोल नहीं होता है, एक गोलाकार होता है, अर्धचंद्राकार टाइप का होता है। तो उसके जो बर्तन है वो अर्धचंद्राकार बालू का टीला होता है। तो बर्तन का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र में होता है। जो बर्तन का विस्तार है वो बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। लेकिन जो लंबवत टीले हैं, यानी जो इन टीलों की बिल्कुल लंबी दिखाई देती है, कोई अर्ध का बालू के टीले होते हैं, यानी कि वो अर्ध चंद्रमा जैसे, मतलब एक गोले के आधा अर्ध गोले की तरह वो दिखते हैं। दूसरा एक लंबा सा टीला होता है पहाड़ियों की तरह। तो वो जो भारत पाकिस्तान जो सीमा है उसके समुद्र प्रमुखता जो है वो लंबवत टीले पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं और यदि आप राजस्थान के जैसलमेर में जाएं तो बरकान के समूह देख सकते हैं। तो आप बरकान यानी कि जो अर्धचंद्राकार जो टीला होता है उसके समूह आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक चित्र दिया है भारतीय मरुस्थल का।
अब है तटीय मैदान। अब हम बात करेंगे तटीय मैदान का। देखिए एक द्वीप, मैंने कहा था द्वीप क्या होता है, जो चारों तरफ पानी से घिरा होता है, एक छोटा सा समूह। तो ये एक द्वीप है। ये देखिए आप देखेंगे कि ये जो है ये चारों तरफ पानी ही पानी है, बीच में एक छोटा सा बिल्कुल एक मैदान सा भाग है जो एक द्वीप है। अब आ जाते हैं तटीय मैदान पर। तटीय मैदान क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार के किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। जो प्रायद्वीपीय पठार हैं उनके किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है, यानी फैला है। पश्चिम तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित है। और जो पश्चिम घाट है वो कहाँ स्थित है, पश्चिम तट कहाँ स्थित है, तो अरब सागर एवं पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित है। पश्चिमी तट बीच स्थित एक संकीर्ण मैदान है। इस मैदान के 3 भाग है। ये जो पश्चिमी तट है उसके 3 भागों में है। तट के ऊपरी भाग को कोंकण कहा जाता है। मैंने पीछे आपको मैप में दिखाया था कोंकण, तो उसके तट को जो उत्तरी भाग है उसको कोंकण कहते हैं। ये कहाँ है, मुंबई तथा गोवा में पीछे देख सकते हैं। मध्य भाग को कन्नड़ के मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहते हैं। मालाबार तट कहते हैं। बंगाल की खाड़ी। अब हम बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। जो बंगाल की खाड़ी के साथ जो फैला हुआ मैदान है वो कैसा है, विस्तृत। मतलब विस्तृत का अर्थ है फैला हुआ। मैदान कैसा है, चौड़ा एवं समतल, यानी कि प्लेन है बिल्कुल। उत्तरी मैदान में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है। उत्तरी मैदान में जो है इसको क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार कहा जाता है। जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। जबकि जो ये दक्षिणी भाग है उसको उसमें हम इसको कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। बड़ी नदियाँ, यहाँ की जो बड़ी नदियाँ वो क्या है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट की विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा क्या है, तो डेल्टा वो है जो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई बहुत सारी अपशिष्ट पदार्थों से डेल्टा का निर्माण होता है। तो महानदी, गोदावरी, कृष्ण तथा कावेरी इस तट पर जो है वो डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील, यहाँ एक प्रमुख झील है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। ये देखिए तटीय मैदान ऐसा ही होता है। बताया गया कि क्या आप जानते हैं चिल्का झील भारत के में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि चिल्का झील क्या है, तो चिल्का झील जो है वो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, चिल्का झील। यह कहाँ, यह उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। ये जो है ये उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। द्वीप समूह, द्वीप समूह क्या है, तो आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का एक मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीप समूह भी है। आप पहले जानते हैं कि भारत एक बहुत ही विशाल देश है, भूभाग तो इसकी है ही बड़ी, लेकिन इसके अलावा भारत में 2 महत्वपूर्ण द्वीप समूह भी है। क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? आपसे पूछा गया है कि क्या आप इन द्वीप समूह को पहचान सकते हैं? ये देखिए ये रहा द्वीप समूह, मैंने आपको पहले बताया। अब है केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप स्थिति की बात कीजिए। आपको बताया कहा गया कि केरल के जो मालाबार तट है वहां पर स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीप से बना हुआ है। द्वीपों का जो ये समूह है छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इसको लकाद्वीप, अमनिकाय तथा एमिना द्वीप के नाम से जाना जाता था। पहले जो है इन द्वीप को, ये जो है लक्षद्वीप जो है वो छोटे छोटे प्रवाल द्वीप से बने हैं, लेकिन जो पहले इनको क्या कहते थे, लकाद्वीप, मनिकाय तथा एमिन द्वीप के नाम से जाना जाता था। 3 नाम थे इसके, 3 अलग अलग थे। यानी कहा गया कि छोटे प्रवाल द्वीप से तो अलग अलग, लेकिन जब 1973 में इनका नाम सबको एक में जोड़ दिया गया। 1973 में इनका नाम क्या रखा गया, लक्षद्वीप रखा गया। यह 32 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में फैला। ये कितना है, ये सिर्फ 32 वर्ग किलोमीटर के एक छोटे से क्षेत्र में फैला है। कवारती, कवारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। जो कवारती द्वीप है वो जो लक्षद्वीप है उसका प्रशासनिक, यानी कि वहाँ के से प्रशासनिक जो प्रशासन है वहीं रहती है, तो प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते। ये जो द्वीप समूह है उसमें पादप यानी कि पेड़ पौधे तथा जंतुओं के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, अब है पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। ये जो एक ऐसा द्वीप है जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। ये जो पिटली द्वीप है वहाँ एक पक्षियों का अभ्यारण्य है। यानी कि पक्षियों का अभ्यारण्य किसको कहते हैं, अभ्यारण्य कहते हैं जो कि
सरकार द्वारा जो है रिजर्व क्षेत्र को अभ्यारण्य कहते हैं, सेंचुरीज। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। अब कहा गया कि अब बंगाल की खाड़ी में जो उत्तर से दक्षिण की तरफ, कहा गया कि बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है। जो बंगाल की खाड़ी में है वो कौन से द्वीप समूह है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। और ये जो जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ जो बहुत सारे पादप एवं जंतु पाए जाते हैं उनमें बहुत विभिन्नता है, यानी कि वो बहुत ही अलग अलग प्रकार के हैं। ये द्वीप विषुवत वृत्त के समीप है। ये जो द्वीप है वो विषुवत वृत्त के समीप है। एवं यहाँ की जलवायु विषुवतीय है। अगर ये विषुवत वृत्त के समीप है तो यहाँ की जलवायु भी सामान्यतः विषुवतीय ही होगी, विषुवतीय, तथा यह घने जंगलों से आच्छादित है, यानी कि इसमें जो है बहुत ही घने जंगल हैं। कहा गया कि क्या आप जानते हैं भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बेरेन द्वीप पर स्थित है। भारत में सिर्फ एक सक्रिय ज्वालामुखी है, वो भी कहाँ है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बैरन द्वीप पर स्थित है। विभिन्न भू आकृतियों विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। विभिन्न भू आकृतियों के विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, यानी कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियां होती है उसका जो है एक तरह से उसका जो जो हम विशेषताएं हैं उसके बारे वो उसी के बारे में बताता है। अब है प्रबाल। प्रबाल क्या है? प्रबाल क्या है? प्रबाल पॉलिप्स कम समय के जीवित रहने वाले सूक्ष्म प्राणी है। जो प्रबाल है वो पॉलिप्स कम समय तक जीने वाले सूक्ष्म प्राणी है जो कि समूह में रहते हैं। ये जो है ये समूह में रहते हैं। आपने देखा होगा प्रबाल को समुद्रों के किनारे ये रहते हैं, काई जैसी इनकी संरचना होती है। इनका विकास छिछले तथा गर्म जल में होता है। इनका जो विकास है वो छिछले तथा गर्म जल में होता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट का स्राव होता है। प्रबाल स्राव एवं प्रबाल अस्थियां टीले के रूप में निक्षेपित होते रहते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: प्रबाल रोधिका, तटीय प्रबाल भित्ति तथा प्रबाल वलय द्वीप। ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट बैरियर रीफ प्रबाल रोधिका का अच्छा उदाहरण है। प्रबाल वलय द्वीप गोलाकार या हॉर्स शू आकार वाले रोधिक हो सकती हैं। वे बहुत तथा बिखरे हुए द्वीप। यहाँ पे हमने पढ़ा था यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत बहुल तथा बिखरे हुए हैं। कौन सा? अंडमान एवं निकोबार। यह द्वीप समूह मुख्यतः 2 भागों में बटा है, उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर है। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल एवं वनों के प्रमुख स्रोत हैं। यह मैदान देश के अन्न भंडार है। कौन सा? उत्तरी मैदान जो है इसमें प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिली है। पठारी भाग खनिजों के भंडार है। जो पठारी भाग है वहाँ खनिजों के भंडार हैं। खनिजों के भंडार है जिसमें देश के औद्योगिकीकरण में विशेष भूमिका निभाई है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पोत संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविधता भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं प्रदान करती है।